अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा खान ऑफिशियल। नॉवेल जन्नत की पत्ती बाय निम्रा अहमद, एपिसोड नंबर 17। हाशिम, कुछ करो, हमारे पास बहुत कम दिन रह गए हैं, हमें पैसे चाहिए हर हाल में, करता हूँ कुछ। वो जिस शागिस्ती के आलम में आया था इसी तरह वापस लौट गया। इसकी सयाह पेशानी पे तफकर की लकीरों का जाल बिछा हुआ था और चाल में मायूसी वाज़ा थी। वो उंगलियां मरोड़ती खड़ी इसे देखती रही, फिर एक नज़र बंद कमरे की तरफ दरवाजे पे नज़र डाली जहां इनका बेटा सो रहा था और झटक कर वापस सिंह की तरफ पलट गई जहां बहुत से काम इसके मुंतज़र थे। डीजे ने दरवाज़ा खोला तो वो इसे आईने के सामने खड़ी दिखाई दी। वो दरवाज़ा बंद करके आगे आई, हया के सामने खड़े होकर पूरी फुर्सत और बहुत मशकूक निगाहों से इसे देखा। इसके हाथ में मस्कारा ब्रश था और वो आईने में देखती आंखें खोले एहतियात से पलकों पे ब्रश मस रही थी। गहरा काजल, स्याह सुनहरी सा आई शेड और लबों पे चमकती गुलाबी लिपस्टिक। वो बहुत मेहनत से तैयार हो रही थी। बाल यूँ सेट कर रखे थे कि ऊपर से सीधे आते बाल कानों के नीचे से मुड़कर घुंघराले हो जाते थे। बालों पे इसने कुछ लगा रखा था कि वो गीले गीले से लगते थे और जो फ्रॉक इसने पहन रखा था इसकी पेटी कदीम तर्ज के सुनहरी सिक्कों से भरी हुई थी। आस्तीन बहुत छोटी थी और इन पर भी सुनहरी सिक्के लटक रहे थे। नीचे लंबे फ्रॉक की कलियां स्याह थी। टखनों से ज़रा सा झलकता पजामा भी स्याह था। किधर की तैयारियां हैं? डीजे ने इसे सर से पैर तक देखा। डिनर की। तो इसने लिप ग्लॉस के चंद कतरे लबों पे लगाए और आईने में देखते हुए होंठ आपस में मिक्स करके खोले। किसके साथ? जहान के साथ। बेसाख्ता लबों से फिसला। लम्हे भर को वो चुप हो गई, फिर लापरवाही से शाने अश्काए। वैसे वो शादीशुदा है? अच्छा, वो 2 घंटे सर्दी में बालकनी में खड़ा रहता है, चूल्हे के तारों में हाथ डालकर इसे ठीक करता है, सारा किचन साफ करके जाता है, फिर तुम्हें डिनर बुलाता है और तुम इस सारी तैयारी के साथ जा रही हो। तो फिर सोच लो, वो अब भी शादीशुदा है। बको मत। वो हंसते हुए कुर्सी पे बैठी और झुक कर अपनी स्याह हाई हील्स पहनने लगी। ना बताओ, मैं भी पता लगा के ही रहूँगी। डीजे मुंह पे हाथ फेरती अपनी कुर्सी पे बैठ गई। हया ने गुनगुनाते हुए मेज़ पे रखा अपना छोटा सुनहरी कलच उठाया, वही दावर भाई की मेहंदी वाला कलच जो इसने जहाज़ में भी उठा रखा था। इसे वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। अब भी खोला तो अंदर एक तय किया हुआ विजिटिंग कार्ड और कॉलिंग कार्ड रखा हुआ था जो इन्होंने अबू ज़हबी में ख़रीदा था। इसने मोबाइल, पैसे और सबांजी का आईडी कार्ड अंदर रखा। कलच छोटा था, हाले का दिया गया मोटा भद्दा मोबाइल इसमें पूरा नहीं आ रहा था, तो इसने मोबाइल हाथ में पकड़ लिया और अच्छा मैं चली कहकर हैंगर पे लटका अपना सफ़ेद नरम कोट एक हाथ से खींचकर उतारा और बाहर लपकी। बारीक लंबी हील्स से पथरीली सड़क पर चलते हुए इसने कोट सीधा किया और पहना। फिर चलते चलते सामने से बटन बंद किए। गोरसल का स्टाफ ज़रा दूर था, इसे वहाँ तक पैदल जाना था। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए तेज तेज सड़क पर चलती जा रही थी। शाम की ठंडी हवा इसे इसके गीले घुंघराले बाल कमर पे उड़ रहे थे। जिस लम्हे वो गोरसल स्टाफ के करीब पहुंची, इसे गोरसल दूर सबांजी की गेट से बाहर निकलती दिखाई दी। हाले ने कहा था, जिस दिन तुम्हारी गोरसल छूटेगी इस दिन हाले तुम्हें बहुत याद आएगी। और इस पल बेबसी और दुख से इस दूर जाती गोरसल को देखकर वाकई से हाले नूर बहुत याद आई। इसने जेब से मोबाइल निकाला और जहां सिकंदर को पैगाम लिखा, मेरी गोरसल छूट गई है, मुझे पिक कर लो, मैं स्टॉप पे खड़ी हूँ। कितनी ही देर वहाँ सड़क पे
टहलती रही मगर इसका जवाब नहीं आया। शायद इस गरीब के पास जवाब देने का भी क्रेडिट नहीं था। हॉर्न की आवाज़ पर वो अपने हाल में लौट आई जहाँ एक सया चमकती इसके ऐन सामने खड़ी थी। ड्राइवर ने बटन दबाकर अपनी तरफ का शीशा नीचे किया और ज़रा सा चेहरा मोड़कर इसे मुखातिब किया। मैडम सुलेमान, तकसीम स्क्वायर। जहाँ सिकंदर। तुर्क लब लहजे में ड्राइवर ने चंद अल्फाज अदा किए तो इसने सर हिला दिया और दरवाज़ा खोलकर पिछली निशित पर बैठ गई। वो यकीनन जहान का ड्राइवर था, गो कि इसने मफलर चेहरे के गिर्द लपेट रखा था और सर पर टोपी भी ले रखी थी। हया बस इसकी एक झलक ही देख पाई थी। फिर भी इसे गुमान गुजरा कि इसने इस सया फार्म हबशी को कहीं देख रखा है। कहाँ, ये सोचने का अकब नहीं था। वो मुस्कुराते हुए जहान को बहुत शुक्रिया में पहुंच रही हूँ लिखने लगी। ज़रा इसने निगाह शीशे की तरफ देखा मगर ड्राइवर ने इसे कुछ यूँ सेट कर रखा था कि वो सिर्फ अपना चेहरा देख सकती थी। तकसीम स्क्वायर तारीकी के पंछी ने अपने पर फैलाए रखे थे और इसी मुनासबत से हर सौ बत्तियाँ जगमगा रही थी। पूरा स्क्वायर इन मस्नूई रोशनियों से चमक रहा था। मुजस्समा आज़ादी के इतराफ़ से मुखालिफ सिमतों में सड़कें निकल रही थी। वहाँ हर सो ट्रैफिक का रश था। मुजस्समा आज़ादी को चारों तरफ से घास के एक गोल कता अराज़ी ने घेर रखा था, जैसे किसी फूल की चार पत्तियाँ हो और हर पत्ती के किनारों की लकीर पे पथरीली रोश बनी हुई हो। वहाँ लोगों की खूब चहल पहल थी। ड्राइवर ने स्क्वायर के मुकाबिल एक इमारत की बैरूनी दीवार के साथ गाड़ी खड़ी कर दी। जहाँ सिकंदर, इसने उंगली से इसी ड्राइवर के साथ साथ दूर इशारा किया जहाँ सिकंदर की सफ़ेद कार खड़ी हुई थी। यूँ कि वो दीवार के इस किनारे पे खड़ी थी तो ये सया कार इस किनारे पर। इसने दरवाज़ा खोला और बारीक हील एहतियात से बाहर सड़क पे रखी। तकसीम स्क्वायर को इसकी हील्स पसंद नहीं थी, इसे अंदाज़ा था। वो अपनी गाड़ी के साथ ही खड़ा था, कुछ खोल रहा था। वो झुके हुए कुछ तारे जोड़ रहा था। सया जैकेट और जीन्स में मबलूस, हमेशा की तरह आम से हुलिये में। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सज धज कर चलती इस तक आई। वो कुछ गुनगुनाते हुए एक तार को दूसरी के साथ जोड़ रहा था। हील की टक टक पे रुका और गर्दन घुमाकर देखा। अस्सलाम वालेकुम। इसे देखकर मुस्कुराते हुए सीधा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। इस तारीख कोने में क्या कर रहे हो? मेरी कार हर ख़ास मौके पर दगा दे जाती है, अब भी मसला कर रही है। खैर, मैं फ़िक्स कर लूँगा। वो हाथ झाड़ते हुए लापरवाही से बोला। वो तो तुम कर लोगे, मुझे पता है। जहाँ सिकंदर के पास हर मसले का हल होता है। वो धीरे से हंसी। तुम बताओ, पूरे स्क्वायर पे मुझे तलाशते तुम्हें कितनी देर लगी और बस पे आई हो? नहीं, तुम्हारी भेजी गई कार में आई हूँ। धीरे से हंस दिया। ये तंज कहाँ से सीख लिए है तुमने? मैं इतना गरीब भी नहीं हूँ कि तुम यूँ मजाक उड़ाओ। वो हंसकर सर झटकता अब यूनिट बंद कर रहा था। हया ने गर्दन फेर कर पीछे देखा। तवील दीवार के सिरे पे वो सया कार इसी तरह खड़ी थी। तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला था? वो कदरे बेचैनी से बोली। मैसेज? जहान ने जेब थपथपाई। मेरा मोबाइल कहाँ गया? इसने दूसरी जेब में हाथ डाला और अपना स्मार्टफोन निकाला, फिर इसकी स्क्रीन को उंगली से छुआ। नहीं। इसने स्क्रीन हया के चेहरे के सामने की। वहाँ इनबॉक्स खुला था और हया का कोई पैगाम ना था। हया ने बेख्तियार अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखा। इस पर पैगाम रुकने का निशान नज़र आ रहा था। इसने जल्दी से बटन दबाते हुए आउटबॉक्स खोला। इसके दोनों पैगाम वहीं रखे थे। ओह, बैलेंस ख़त्म था तो जाहिर है फिर मैसेज कैसे जाता। कोई ख़ास बात थी क्या? वो कार को लॉक लगा रहा था। तुमने मुझे इस पार्किंग एरिया में डिनर करवाना है या किसी और जगह पर? वो बात बदल कर बोली। और
कनकनियों से इसने इस लश पर चमकती स्याह कार को देखा जो दूर खड़ी थी। इसे किसने भेजा था और कुछ भी समझने से कासिर थी। अगर ये कार मेरा इतना वक्त ज़ाया न करवाती तो मैं अब तक किसी रेस्टोरेंट में जगह ढूंढ चुका होता, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। दोनों साथ साथ सड़क के किनारे चलते रहे। इस्तकलाल स्ट्रीट नामी वो तवील गली तकसीम स्क्वायर के साथ से ही निकलती थी। वो हफ्ते की रात थी, सो इस्तकलाल स्ट्रीट रोशनियों में नहाई, रंगों और कहकमकों से सजी रौनक की रोज पर थी। वहाँ लोग हमेशा की तरह दोनों तरफ में तेज़ तेज़ चलते जा रहे थे। गली की दोनों जानिब चमकते शीशों वाली शॉपें और रेस्टोरेंट्स में खासा रश था। वो आगाज़ में ही दाएं हाथ की कतार में बने रेस्टोरेंट में चले आए। जर्द रोशनियों से मज़ीद छत और जगमगाते फानूस ने रेस्टोरेंट के माहौल को एक ख्वाबनाक सा तासुर दे रखा था। इस कोने वाली खाली मेज़ के साथ रखे स्टैंड पे हया ने अपना कोट लटकाया और कुर्सी खींचकर जहान के मुकाबिल बैठी। जर्द रोशनियों में इसके फ्राक के सुनहरी सिक्के चमकने लगे थे। इसने दाएं बाजू में सुनहरी कड़ा पहन रखा था और अब वो कहनी मेज़ पर रखकर बाएं हाथ की उंगलियों से कड़े को घुमा रही थी। सुनहरी क्लच और मोबाइल इसने मेज़ पर रख दिया था। ऑर्डर मैं करूँ या तुम? दावत तुम्हारी तरफ से है तो तुम करो। इसने ज़रा शाने अचकाए। जहां ने मुस्कुराकर सर को खम किया और मेन्यू कार्ड उठाकर ऑर्डर करने लगा। अपनी आदत के मुताबिक वो पढ़ते हुए निचले लब को दांत से दबाए हुए था। हया ने कतरे बेचैनी से पहलू बदला। इस्तकलाल जदेसी में कितने ही लोगों ने मुड़ मुड़कर इस यूनानी से सिंगार वाली लड़की को सताए से देखा था, मगर अजीब शख्स था। कोई तारीफ नहीं, कोई इज़हार नहीं, इतनी लाताल्लुकी बेखबरी, वो भी इस शख्स की जो एक नज़र में सारे मंजर का बारीकी बीनी से जायज़ा ले लिया करता था। इसे अपनी सारी तैयारियां रायगा जाती महसूस हुई। ऑर्डर कर चुकने के बाद वो मेज़ पे कहनियाँ रखे, दोनों हाथ आपस में फंसाए हया की तरफ मतवज्जा हुआ और ज़रा सा मुस्कुरा दिया। तुमने मुझसे इस रोज़ पूछा ही नहीं कि मैं तुम्हारे रूम ब्लॉक क्यों आया था। वो मुस्कुराते हुए कितना अच्छा लगता था। इसके हल्के से भूरे स्याह बाल नौउम्र लड़कों की तरह माथे पे सीधे कटे हुए थे और अमूमन वो हल्के हल्के गीले होते थे। पुरकशिश आंखों में एक नरम धीमा सा तासुर लिए वो अब इतना कम गो और मोहतात नहीं लगता था जितना पहले दिन लगा था। जाहिर है किसी काम से ही आए होगी, मुझसे मिलने बाखसूस आओ, ये तो ज़रा मुश्किल है। तुमसे मिलने बिलखसूस ही आया था और इसी के लिए मम्मी को पाकिस्तान फ़ोन करके फ़ातिमा आंटी से तुम्हारे रूम का नंबर पूछना पड़ा था, वरना तुमने हमें एड्रेस तक नहीं दे रखा था। और ये बात तो अम्मा ने इसे कल ही फ़ोन पे बता दी थी, मगर लम्हे भर को इसने सोचा कि ढूंढने वाले को तो बिना पते के भी ढूंढ लेते हैं, जैसे वो सफ़ेद गुलाब हर जगह से तलाश कर लेते थे। तो फिर आप क्यों आए थे मुझसे मिलने? बस यूं ही मुझे लगा था कि तुम इस रोज़ इस्तकलाल स्ट्रीट में मुझसे खफा हो गई थी। अच्छा, तो आपने मुझे इस दिन पहचान लिया था? हो सकता है वो मेरी शक्ल की कोई और लड़की हो। वो बहुत जल्दी भुला देने वालों में से नहीं थी। सो बड़ी हैरत से कड़े को उंगलियों में घुमाती बोली थी, एक बात अभी क्लियर कर लेते हया। वो कदरे आगे को होते हुए संजीदगी से बोला, मैं बहुत एक्सपेंसिव नहीं हूँ, मैं लंबी लंबी बातें नहीं कर सकता, मैं प्रैक्टिकल सा आदमी हूँ, ऐसा आदमी जिसको फ़िक्र माश हमेशा घेरे रखती है। मेरे पास बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है, मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ जिसकी मलकियत मेरी अपनी नहीं है। मैं कई सालों से इस रेस्टोरेंट की किस्तें अदा कर रहा हूँ जो कि पूरी नहीं हो रही। ये चीज़ मुझे बहुत परेशान रखती है।
वो कर्द लड़की जो इस दिन मेरे साथ थी वो मेरे रेस्टोरेंट की इमारत की ओनर है और हमारे दरमियान इसी वक्त यही मसला ज़ेर बहस था जब तुम वहाँ आई। हया, इस दिन मैं इतना परेशान था कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो मेरी प्रॉपर्टी ज़ब्त करने की बात कर रही थी और अगर मैं इसकी रकम अदा ना कर पाया तो वो ऐसा ही कर गुजरेगी। इसी परेशानी में मैं तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर गया था। आई एम सो सॉरी फॉर डेट, मगर अपनी तमाम परेशानियों में भी मुझे अपने से जुड़े रिश्तों का एहसास है और मैं इसकी परवाह करता हूँ। मैंने मुझको इस बात में सर हिला दिया। अब भी खफा हो इस बात पे? वो कदरे तौक़ुफ़ से बोला, नहीं, मैंने तुम्हें तब ही माफ़ कर दिया था जब तुमने किचन के सारे बर्तन धोए थे और चूल्हा फिक्स करके दिया था। वो बेख्तियार हंस पड़ा, मगर वो जिंजर ब्रेड हाउस मुझ पे उधार है। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, वेटर इसकी तरफ आया था। मैडम सुलेमान। हया ने चेहरा उठाकर देखा और लम्हे भर को पत्थर की हो गई। वेटर एक सफ़ेद गुलाबों का बुके मेज़ पर रख रहा था। ये आपके लिए है। साथ ही इसने दो रवैया तय किया हुआ कागज़ हया की तरफ बढ़ाया। लीजिए मैडम। हया, जो साख्त निगाहों से गुलदस्ते को देख रही थी, चौंकी और मुस्तरब से अंदाज में वो कागज़ थामा। इसके कदमों से जान निकल चुकी थी। वेटर वापस पलट गया। इसने कपकपाती उंगलियों से कागज़ की तह खोली। कागज़ की ऐन वस्त में अंग्रेज़ी में 3 सतूर लिखे थे, मेरी कार में सफ़र करके आने का शुक्रिया, लेकिन असूलन मुझसे लिफ्ट लेने के बाद आपको डिनर भी मेरे साथ करना चाहिए था, ना कि अपने कज़न के साथ। फॉर योर वैलेंटाइन। जहान गिलास होंठों के साथ लगाए घूंट घूंट पानी पीता पलकें उठाए इसके चेहरे के बदलते रंगों को देख रहा था। कौन भेजता है तुम्हें ये सफ़ेद फूल? वो खासे सर्द लहजे में बोला तो हया ने चौंक कर सर उठाया। चंद लम्हे बेशतर की गर्म जोशी जहान की आंखों में थी। इसके चेहरे पर ज़मानों की अजनबियत और दिखाई दे रही थी। पता नहीं और इसे कैसे इल्म हुआ कि हम रेस्टोरेंट में हैं। इसका लहजा चुभता हुआ था। वो खाली खाली निगाहों से इसे देखे गई, कोई जवाब बन ही नहीं पा रहा था। दिखाओ। इसने हाथ बढ़ाया और अब हया के पास कोई रास्ता नहीं था। इसने कमज़ोर हाथों से वो कागज़ जहान के हाथ पर रखा। जैसे जैसे वो तहरीर पढ़ता गया, इसकी पेशानी पे शिकने उभरती गई, रगें तन गई और लब भींच गए। तुम किसी गाड़ी में तकसीम आई हो? इसने निगाह उठाकर हया को देखा और वो एक निगाह में समझ गई थी कि वो एक मशरकी मर्द था। ताया फुरकान अब्बा और रोहेल की तरह का मशरकी मर्द। वो मैं समझी वो तुम्हारी कार और ड्राइवर है। मैं समझी तुमने ड्राइवर भेजा है। मेरा ड्राइवर? कब देखा तुमने मेरे पास ड्राइवर? इसने तंजिया कागज़ को मुट्ठी में मरोड़ दिया। मैं समझी और इसने कहा तुम्हारा नाम लिया तो इसने ये कहा था कि इसको मैंने भेजा है। इसने दो टोक अंदाज में पूछा। हाँ, नहीं, यानी कि नहीं। इसने नहीं बताया कि इसे किसने भेजा था और तुम इसके साथ बैठ गई। हया, तुम यूं किसी के साथ गाड़ी में बैठ सकती हो? मैंने कहा ना, मैं समझी तुम्हारी कार थी। बेबसी के मारे अब इसे गुस्सा आने लगा था। बेकसूर होते हुए भी इसे अपना आप मुजरिम लग रहा था। मेरे पास तुमने दूसरी कार कब देखी? अगर तुम्हें मुझ पर इतनी बेएतबारी है तो मैं लानत भेजती हूँ तुम पर। इसने नैपकिन नोच फेंका और कुर्सी धकेल कर उठी। जो शख्स ये हरकत करता था वो मुझसे पूछकर नहीं करता, ना ही इसमें मेरा कोई कसूर है। अगर तुम मुझे इतना ही बुरा समझते हो तो ठीक है, यहाँ अकेले बैठो, अकेले खाओ और अकेले रहो। इसने कलच यूँ उठाया, हाथ मारकर उठाया कि क्रिस्टल का गुलदान मेज से जा गिरा और ज़ोर से आवाज़ आई। वो कुर्सियों में बैठ गया। जहान शायद इसके लिए तैयार नहीं था, मगर वो इसके तासरात देखने के लिए रुकी नहीं।
वो तेज़ी से मेज़ की एक तरफ से निकली, स्टैंड पे लटका कोट कॉलर से पकड़कर खींचा और तेज़ तेज़ चलती हुई बाहर निकल गई। अगर वो इसके पीछे आना भी चाहता तो वो अभी जो नुकसान वो करके गई थी इसे पूरा करके ही आता, और इस कार्रवाई में इसे जितने मिनट लगते इतनी देर में वो इससे दूर जा चुकी होगी। इस्तिक़लाल स्ट्रीट में लोग इसी तरह चल रहे थे। वो इस रश के दरमियान में कहीं थी। इसने कोट नहीं पहना, बाजू पे डाल दिया और दोनों बाजू सीने पे लपेटे वो तेज़ तेज़ कदम उठाती चली जा रही थी। आंसू मुतवातर इसकी आंखों से गिर रहे थे। वो इसके पीछे नहीं आया, और अगर आया भी तो इस शोर और रश में ना इसे देख पाई ना ही इसकी आवाज़ सुन पाई। बस इसी तरह चलती रही। इस्तिक़लाल स्ट्रीट का आखिरी किनारा मुड़कर वो तक़सीम स्क्वायर में दाखिल हुई और बिल्कुल सीध में चलती हुई तक़सीम पार्क की तरफ बढ़ गई। तारीखी पार्क के एक गोशे में वो संगीत बेंच वीरान पड़ा था। वो गिरने के इस अंदाज में बैठी और चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो दी। अना खुददारी, इज़्ज़त नफ्स और अपनी ज़ात के वक़ार के वो सारे असबाब जो वो हमेशा खुद को पढ़ाती और याद दिलाती रहती थी, आज बहुत ज़िल्लत के साथ चूकना-चूर हो गई थी। वो शख्स कब इसको यूं ज़लील नहीं करता था, यूं बेमोल बेवक्त नहीं करता था। इससे एक मौका भी याद ना आया। हमेशा हर दफ़ा वो यही करता था, या फिर ऐसा हो जाता था आखिर कब तक यूं चलेगा। बहुत गिरा लिया इसने खुद को, बहुत झुका लिया, बहुत बेमोल कर लिया। अब वो मज़ीद नहीं झुकेगी, अब इसे झुकना पड़ेगा। बस आज ये तय हो गया। इसने बेदर्दी से आंखें रगड़ते हुए सोचा, फिर इर्द गिर्द फैली रात को देखा तो वापसी का ख्याल आया। इसने गोद में रखा सुनहरी क्लच खोला ताकि मोबाइल निकाल सके, मगर ओह, मोबाइल तो इसमें पूरा ही नहीं आता था। वो तो इस मेज़ पे ही रखा था, और वो कोट उठाए बाहर भागी। अपना तुर्की वाला भद्दा मोबाइल वो रेस्टोरेंट में ही छोड़ आई थी। इसे हर हालत में मोबाइल वापस उठाना था, चाहे जहान से सामना हो या ना हो। चंद मिनट बाद वो हाँफती हुई वापस इस्तिक़लाल स्ट्रीट में इस रेस्टोरेंट का दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई तो वो कोने वाली मेज़ खाली थी। वो दौड़कर इस मेज़ तक गई और इधर उधर चीज़ें उठाकर मोबाइल तलाशा, मगर वो कहीं नहीं था। क्रिस्टल के टूटे गुलदान की कुर्सियाँ भी अब फर्श से उठा ली गई थी। प्रॉब्लम मैडम? वो आवाज़ पे पलटी तो वहीं बावर्ची वेटर, इसकी नाक में मोटा सा तिल था, खड़ा हुआ था। वो बुके इसी ने लाकर दिया था। मेरा मोबाइल था इस मेज़ पे। वो परेशानी से घुंघराले लटे कानों के पीछे उड़ाते हुए बोली, और मेज़ पे चीज़ें फिर से इधर उधर करने लगी। जी हाँ, पड़ा था, मगर जब आप गुलदान गिराकर गई तो आपके साथ जो साहब थे इन्होंने वो मोबाइल रख लिया और मुझे कहा था कि अगर आप आए तो मैं बता दूँ कि वो फ़ोन इन्हीं के पास है। वेटर ने टूटी फूटी अंग्रेज़ी में बताया। ओ अच्छा। इसके तने हुए एहसाब ढीले पड़ गए। मिलने का एक और बहाना वो चला गया। वो बिल पे करके फ़ौरन आपके पीछे बाहर दौड़े थे। आपको नहीं मिले? नहीं, शुक्रिया। वो फूले के मुतालिक कुछ पूछने का इरादा तर्क करके बाहर निकल आई। इस्तिक़लाल स्ट्रीट पे कदम रखते हुए इसने कोट पहन लिया। अब इसे काफ़ी देर तक तक़सीम स्क्वायर पे गोरसल के इंतज़ार में बैठना था। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।